हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। सोचो आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में क्रैश हो गई और वहाँ डिबगर भी नहीं है। अब क्या करेंगे आप? यहीं पे ना लॉगिंग आपको बचाती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कैसे एक पावरफुल लॉगिंग सर्विस बनाई जाती है। आज हम एक ऐसे फीचर के बारे में सीखने वाले हैं जो हर प्रोफेशनल डॉट नेट डेवलपर के लिए ज़रूरी है। लॉगिंग, ठीक है। डिबगिंग डेवलपमेंट में ईजी होती है क्योंकि जब तक आपकी एप्लीकेशन डिबग है, आप टेस्ट कर रहे हैं, आप ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, एप्लीकेशन डिबग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना एक्सेप्शंस जो आती हैं उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ डिबगिंग नहीं होती, वहाँ आप कोई ब्रेक पॉइंट लगा नहीं सकते। यहीं पे लॉगिंग हेल्प करती है। तो आज हम एन लॉग के साथ कस्टम लॉगर सर्विस बनाएंगे जिसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में ईजिली यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं पहले लॉग लेवल्स की। लॉग्स ना एक प्रायोरिटी ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं, लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट तक। सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी लॉग होता है ट्रेस। ये इतना डिटेल होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ भी रिकॉर्ड करता है। जैसे एग्जांपल है कि एक गार्ड है, राइट। वो ये देख रहा है कि एक पर्सन अंदर आया, एक पर्सन बाहर गया, यानी एक गार्ड ने बेसिकली ये लिखा बहुत छोटी सी डिटेल कि भाई एक शख्स है जो अंदर आया, ये एक शख्स है जो बाहर गया। ठीक है, ये इस तरीके का एक लॉग लेवल है, ये ट्रेस। उसके बाद आता है एक और लॉग लेवल, डिबग। ये भी डिटेल होता है लेकिन ये थोड़ा रेलिवेंट होता है। जैसे गेट का लॉक खुला और फिर बंद हो गया, थोड़ा सा रेलिवेंट कह लें आप इसे। फिर होता है एक और लॉग लेवल, इन्फो, जो एक नॉर्मल रिपोर्ट जैसा होता है, यानी ऑफिस 9 बजे ओपन हुआ भाई और 5 बजे क्लोज हो गया, इस तरीके का होता है। फिर एक और होता है लॉग लेवल, वार्न। ये बताता है कि कुछ अनयूजुअल हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी 2 मिनट के लिए गई लेकिन फिर वापस भी आ गई। फिर एक लॉग लेवल होता है एरर। ये तब लिखा जाता है जब एक्चुअल प्रॉब्लम हो, जैसे भाई जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ या वहाँ कोई थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया। समझ रहे हैं आप? लेकिन जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का लॉग होता है वो होता है फेटल। इसका मतलब है सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, ऑफिस में या तो आग लग गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, हो सकता है किसी की डेथ हो गई, यानी बहुत हाईएस्ट लेवल के एरर। एरर के भी दो लेवल्स हैं, एक नॉर्मल एरर, जो नॉर्मल एरर है जिसका लॉग लेवल का नाम भी एरर ही है, लेकिन एक हाईएस्ट जो एरर लेवल है ना लॉग का, वो होता है फेटल। तो एक सिंपल रूल याद रखें आप, जो ट्रेस है ना, ट्रेस लॉग लेवल, वो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का है। इट मीन्स ये हर छोटी छोटी डिटेल भी लॉग करेगा। यानी आपने अगर लॉग लेवल ट्रेस किया हुआ है और आपके पास कोई फेटल या एरर लेवल का लॉग आ गया तो ट्रेस उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि ट्रेस कहता है कि हर छोटे से लेके बड़े लॉग लेवल तक सारे के सारे लॉग्स को ना राइट करेंगे, हम लिखेंगे। लेकिन अगर फेटल है ना, तो अगर एप्लीकेशन में कोई फेटल टाइप का एरर आएगा ना, तो ही सिर्फ लॉग होगा। यानी उससे पहले ट्रेस, डीबग, जो भी हमारे इजी वाले लॉग थे, नॉर्मल सा एरर लॉग था, राइट। इस तरीके के जो लॉग लेवल होते हैं, जैसे वार्न हो गया, इन लेवल्स पे ये काम नहीं करेगा। जब तक के कोई फेटल लेवल का लॉग नहीं आएगा ये काम नहीं करेगा। तो मोस्टली क्या होता है, लोग ट्रेस को या डीबग को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये छोटे से लेके हाईएस्ट प्रायोरिटी तक सब कवर कर लेते हैं। ठीक है। और हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मिनिमम लेवल सेट कर सकते हैं। अगर हमने वार्न सेट किया है तो ट्रेस, डीबग और इन्फो लॉग्स ये इग्नोर हो जाएंगे और सिर्फ वार्न, एरर और फेटल सेव होंगे। क्यों ट्रेस क्यों ट्रेस, डीबग और इन्फो इग्नोर हो जाएंगे? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी वार्न से भी कम है। तो वार्न अपने से लोएस्ट प्रायोरिटी को एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आपने वार्न दिया है तो वार्न से लेके फिर उससे हाईएस्ट अबव लेवल तक के जो लॉग लेवल्स हैं वो एंटरटेन होंगे। नाउ, वाई लॉगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? डेवलपमेंट में डिबगर होता है लेकिन प्रोडक्शन में डिबगर नहीं होता। प्रोडक्शन का मतलब हो गया यानी लाइव एप्लीकेशन जिसमें आप ब्रेक पॉइंट नहीं लगा सकते। तो अगर लाइव एप्लीकेशन क्रैश हो जाए तो लॉगिंग बता सकती है कि कहाँ और क्यों इशू हुआ। फ्लो ट्रैकिंग भी ईजी हो जाता है, राइट। तो हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे ताकि अगर कल को एन लॉग की जगह कोई और लॉगर चाहिए हो तो हम सिंपली स्विच कर सकें विदाउट टचिंग बिजनेस लॉजिक। हम अपने कोड को छुएंगे भी नहीं, जो मेन बिजनेस लॉजिक का कोड है उसको टच भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसकी स्पेसिफिक जो उसकी एब्स्ट्रैक्शन है वहाँ जाके कोड चेंज कर देंगे और हर चीज़ स्मूथली चलेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्लास लाइब्रेरी के दो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो हम पहले बना लेते हैं। एक का नाम आप रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे का नाम आप रखेंगे लॉगर सर्विस।
मेक श्योर करना है कि आपने ये मल्टीपल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाला है ना क्लास लाइब्रेरी, वो चूज़ करनी है और सी शार्प का वर्जन हो। ठीक है। तो हमने बेसिकली ये दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, क्लास लाइब्रेरी टाइप के, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉगर सर्विस। ठीक है। अच्छा, अब इनका ना हमने रेफरेंस पहले ऐड करना है, उसके बाद हम इसमें आगे कोडिंग करेंगे। तो पहले इसके रेफरेंस ऐड कर लेते हैं ना। यहाँ पर आना है, आपने डिपेंडेंसीज में राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट रेफरेंस करना है, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और हमने बताना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स का रेफरेंस इसमें ऐड करना है। फिर हमने अपने मेन प्रोजेक्ट पे आना है, उस पर भी ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करना है, और इस पर लॉगर का रेफरेंस ऐड कर देंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसी तरह से काम करना है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट्स में आएँ और इसमें बेसिकली एक इंटरफेस क्रिएट कीजिए आई लॉगर वर्कर के नाम से। इसको हम पब्लिक कर देते हैं। और इसमें हम कुछ मेथड ऐड कर लेते हैं, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट टाइप ही है ये मेथड, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं क्योंकि ये इंटरफेसेस में यूज़ कर रहे हैं। ये हमने बेसिकली हमारे 4 मेथड क्रिएट कर लिए जिनकी हम इम्प्लीमेंटेशन इस लॉगर सर्विस में देंगे कि ये ईच मेथड करेगा क्या, किस तरह से लॉग करेगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड कोड हम करेंगे नहीं, बेसिकली इसको हम ईजी से ईजी रखेंगे। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन है जो हमारी लॉगिंग को ना फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है। नाउ लॉगर सर्विस प्रोजेक्ट में आए और सबसे पहले इसमें एक न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना है। ब्राउज़ कर लें, न्यूगेट का नाम या जो भी उसकी नेम स्पेस है उसका नाम आप मेंशन कर दीजिए, विच इज़ nlog डॉट एक्सटेंशंस डॉट लॉगिंग। ये फर्स्ट वाला हमारे लिए बहुत सफिशेंट है। तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है वो चूज़ कर लीजिए। मेरे पास इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आ रहा है, ये आपके पास जो भी आ रहा हो वो चूज़ कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। अब जो आपने ये इंटरफेस बनाया है, अब आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन देनी है लॉगर सर्विस में, क्योंकि हमने इसका प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का इस लॉगर सर्विस में, तो ये एब्स्ट्रैक्शन अवेलेबल है हमारे लॉगर सर्विस में। तो यहाँ मैं अभी क्लास बना लेता हूँ लॉगर वर्कर के नाम से। अगेन इसको भी पब्लिक कर लें, और इसको इम्प्लीमेंट कर लें, इनहेरिट कर लें इसको। अब सबसे पहले ना आपने एक इसमें आई लॉगर का जो एन लॉग जो हमने न्यूगेट इंस्टॉल किया ना, वो हमें एक आई लॉगर का
इंस्टेंस देता है, तो हम उसका एक स्टैटिक इंस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि वो बार बार मेमोरी या उसको इंस्टेंस लेवल का होने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टैटिक में ही बहुत सफिशेंट है हमारे पास। ठीक है, तो हम उसको उसका इंस्टेंस बना लेते हैं स्टैटिक टाइप का, और फिर उस इंस्टेंस को हम अपने इन मेथड्स में कॉल करा लेंगे जो भी हमें काम कराना हो। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ, और क्योंकि क्लास के थ्रू ना उस इंस्टेंस को या वो जो जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसको एक्सेस भी नहीं करना, तो लिहाजा हम उसको प्राइवेट कर लेते हैं। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया इसका। अब हम इस वेरिएबल्स को अपने इन मेथड्स में अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज डिबग के लिए ये वेरिएबल हमें कुछ मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से चीज़ें डिबग होनी शुरू हो जाती हैं या लॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला लॉग हम अपना कर रहे हैं डिबग के लिए, तो हम एज इट इज़ इसको यूज़ करेंगे, डॉट डिबग। ये देखें आप, डिबग मैसेज ये हो गया डिबग के लिए, सिंपल एज दैट। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बॉडी तो इतना से कोड के लिए रिडंडेंट है, तो आप इसको एक्सप्रेशन वे में भी लिख सकते हैं, यानी आप ये कर लें, ऐसे ही इन्फो और ऐसे ही वांट को भी आप इम्प्लीमेंट कर लें। ये हमारे 4 ही मेथड हैं मोस्टली। वैसे तो बहुत सारे मैंने आपको लॉग लेवल्स बताए थे, लेकिन मैं सिर्फ इन 4 लेवल्स को यूज़ कर रहा हूँ, वार्न, इन्फो, डिबग और एरर। अब बेसिकली चलते हैं एन लॉग की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। देखिए एन लॉग को ना ये बताना ज़रूरी है कि लॉग कौन से फ़ोल्डर में सेव करना है। ये हमने एन लॉग को बताना है, तो हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बनानी है। क्या बताना है हमने उसको, कि भाई लॉग्स जो जनरेट होंगी वो कौन से फ़ोल्डर में सेव होंगी, उनका फ़ाइल का नेम क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमम लॉगिंग लेवल क्या रखेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक टेक्स्ट फाइल्स के अंदर डिफाइन करेंगे एक एक्सएमएल वे में। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें मेन प्रोजेक्ट पर राइट करना, क्लिक करना होगा। उस पर हमने एक टेक्स्ट फाइल जिसकी एक्सटेंशन जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या चूज़ करनी है वो अभी रखेंगे, और फिर आपने अंदर कुछ एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कोड देना है। वो कोड बेसिकली सारी चीज़ें बताएगा कि फ़ाइल किस नाम से होगी, किस फ़ोल्डर में होगी, मिनिमम लॉग लेवल क्या होगा, किस तरीके का लॉक कराना है, किसी फ़ाइल पे लॉक कराना है, किसी कंसोल पे लॉक कराना है, क्या करना है आपने, वो सारी चीज़ें हम मॉडिफाइन करेंगे। तो ना आते हैं सबसे पहले हम अपने मेन प्रोजेक्ट पे, और एक टेक्स्ट फाइल ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ सर्च कीजिए टेक्स्ट, ये सफिशेंट है, लेकिन मैं इसकी नेम भी चेंज करूँगा, और डॉट टी के बजाय मैं इसका एक्सटेंशन भी एक दूसरा दूंगा। जब हम यूजुअली किसी फाइल का डॉट करके एक्सटेंशन चेंज करते हैं ना, तो उसकी फाइल की टाइप चेंज हो जाती है। यानी मैंने तो टेक्स्ट सेलेक्ट किया, लेकिन मैं बेसिकली टेक्स्ट फाइल बना नहीं रहा हूँ। मैं इसकी अभी एक्सटेंशन डॉट के बाद एक दूसरा कोड लिख के एक्सटेंशन चेंज कर दूंगा, तो ये कॉन्फिग फाइल बन जाएगी, ये टेक्स्ट फाइल रहेगी नहीं। तो आपने इस फाइल का नाम देना है एनलॉग। यहाँ तक तो अभी तक ये टेक्स्ट फाइल है, लेकिन अब मैं डॉट के बाद इसका जो एक्सटेंशन है मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं उसको टेक्स्ट की बजाय यानी टी की बजाय मैं दे रहा हूँ कॉन्फिग। तो अब ये टेक्स्ट फाइल रही नहीं है, अब ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई है। जैसे वेब कॉन्फ़िग होती है ना हमारे पास, ये बिल्कुल वैसी एक फ़ाइल बन गई है। और इन कॉन्फ़िग्स फाइल में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल बेस कोड देखते हैं। तो पहले हम कुछ कोड कर लिख लेते हैं, और उसके बाद समझते हैं कि ये कोड करता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बेस कोड लिख दिया, ये एक्सएमएल बेस कोड है, ये ध्यान में रखिएगा। इन डॉट कॉन्फ़िग्स की फ़ाइल में एक्सएमएल बेस ही कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। जैसे डॉट जेसन की फ़ाइल में आप जेसन बेस कोड करते हैं, इस तरह की फ़ाइल में आप एक्सएमएल बेस कोड करते हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली समझते हैं ये कोड है क्या, ये करता क्या है। सबसे पहले हमने करी है एक एक्सएमएल डिक्लेरेशन, ये एक्सएमएल डिक्लेरेशन का पार्ट है। ये लाइन एक्सएमएल फाइल का मेटा डेटा है। बेसिकली मेटा डेटा क्या होती है कि ये किस तरह की फ़ाइल है, किस तरह का इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी, क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इन चीज़ों का ना एक कॉमन नेम होता है जिसको कहते हैं मेटा डेटा। ये चीज़ ना आपको रिफ्लेक्शंस के सी शार्प एक टॉपिक है रिफ्लेक्शंस, उसमें आपको ये डिटेल में समझ में आएगा कि मेटा डेटा होते क्या हैं। ठीक है। वर्जन 1.0 एक्सएमएल वर्जन डिफाइन करता है कि हम एक्सएमएल का वर्जन कौन सा लिख रहे हैं, और इनकोडिंग UTF-8
ये स्पेसिफाई करता है कि UTF-8 रिकमेंडेड होता है क्योंकि ये हर लैंग्वेज के करेक्टर्स को सपोर्ट करता है। यानी हमारे पास जैसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ना, जैसे ग्रीक सिंबल, किसी और लैंग्वेज में कोई ऐसा सिंबल जो शायद नॉर्मली कोई लैंग्वेज सपोर्ट ना करे, या नॉर्मली हमारी इंग्लिश सपोर्ट ना करे, या हमारी लैंग्वेज सपोर्ट ना करे, तो अगर मैं उसमें UTF-8 मेंशन कर दूँ तो इट मीन्स वो अब हर तरीके का करेक्टर एक्सेप्ट कर सकती है। ये इवन आपने HTML में मेटा टैग्स में भी देखे होंगे। नाउ फॉर दिस सेकंड टैग nlog। ये जो पार्ट होते हैं ना बेसिकली के समथिंग इक्वल्स टू सम वैल्यू, यानी सम की इक्वल्स टू सम वैल्यू, तो मार्कअप लैंग्वेजेस में ना इनको बेसिकली कहा जाता है एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट्स हैं कि एक एट्रीब्यूट की क्या है, तो लेट्स से यहाँ वर्जन है, उसकी वैल्यू क्या है, तो 1.0 है। ऐसे ही एट्रीब्यूट XML NS, ये इसकी की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। सिमिलरली ऑटो रिलोड, ये एट्रीब्यूट है, इसकी की ऑटो रिलोड है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तो ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो XMLNS एंड XMLNS कॉलन XSI, ये XML नेमस्पेस डिफाइन करता है, बेसिकली बताता है कि ये फाइल nlog स्कीमा के रूल्स फॉलो करेगी। ये एक ऑनलाइन फाइल है, देखिए यहाँ पे HTTP का वो हुआ हुआ है, ये आप चेंज नहीं करेंगे, इसको आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। nlog की कन्फिग्रेशन के लिए यही चाहिए आपको, इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है ये एट्रीब्यूट ऑटो रिलोड, ये ट्रू रखेंगे। अगर आप रन टाइम पे nlog कॉन्फ़िग फाइल को अपडेट करते हो, फॉर एग्जांपल कोई लॉगिंग लेवल चेंज कर देते हो, या इस फाइल में कहीं भी कोई चीज़ चेंज करते हो ना आप, कुछ भी कोड, तो आपको ना अपनी एप्लीकेशन रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप फॉल्स कर देंगे ना, और अगर आपने चेंजेस भी करी और इसको भी फॉल्स कर दिया, तो पहले आपको अपनी ऐप को स्टॉप करना होगा, यहाँ पर जैसे वो स्टॉप बटन होता है, उसके बाद दोबारा रिस्टार्ट करना होगा, तो फिर ये फाइल लोड हो जाएगी। तो हमने इसको ऑटो रिलोड इसलिए दिया कि बार बार स्टॉप एंड रीस्टार्ट इन चक्करों में ना पड़े हम, ठीक है। रेकमेंडेड भी बेसिकली यही है कि आप इसमें ट्रू दें। फिर आता है इंटरनल लॉग लेवल। अच्छा, मैंने जो लॉग लेवल दिया है वो ट्रेस है, ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का है। इट मीन्स ये और इसके बाद के जितने हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, सब कवर हो जाएंगे। यानी छोटी से छोटी डिटेल और फेटल से फेटल हाईएस्ट एरर भी ये बेसिकली कैप्चर करेगा। लेकिन ये इंटरनल लॉग्स हैं, ये वो लॉग नहीं है जो मैंने दिए हैं, ये ऑटोमेटिक जनरेट होने वाले लॉग हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। ये सेटिंग्स ना nlog के अपने इंटरनल डायग्नोस्टिक लॉग्स के लिए है, मतलब nlog के खुद के एरर्स या वार्निंग, अगर nlog खुद फेल करे या उसमें कोई एरर आ जाए जो बेसिकली मेरी तरफ से ना हो, वो इसका अपना ही प्रोजेक्ट का कोई मसला हो, यानी सिस्टम के अंदर के जो लॉग्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे, वो मेरे दिए हुए लॉग्स नहीं हैं ये, ठीक है। इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे मैंने तो ट्रेस दिया हुआ है, इसमें आप ऑफ दे सकते हैं, एरर दे सकते हैं, वार्न दे सकते हैं, इन्फो, डीबग, ये सब दे सकते हैं आप। तो ट्रेस जो है वो सबसे डिटेल लॉगिंग करेगा, हर छोटी से छोटी चीज़ लॉग हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपको अननेसेसरी नॉइज़ कम करनी है तो इसे एरर या वार्न कर दें आप, मैंने तो ट्रेस दिया, अब इसमें एरर या वार्न कर दें, तो ट्रेस लेवल के जो लॉग्स होते हैं ना ये उनको नोट नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद के जो, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप वार्न कर दें तो वार्न, और वार्न से लेके जो हाईएस्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आप एरर कर दें तो एरर, और एरर से हाईएस्ट जो भी लॉग लेवल्स होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास इंटरनल लॉग फाइल, ये बताता है कि nlog के इंटरनल लॉग्स कहाँ स्टोर होंगे। तो बेसिकली मैंने एक पाथ मेंशन किया है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक पाथ आएगा, एक फोल्डर आएगा इंटरनल लॉग्स, और उसके अंदर एक फाइल आएगी सिस्टम लॉग डॉट txt के नाम से, जिसमें सिस्टम के जो भी लॉग्स होंगे ना, जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन तो लॉग जनरेट हो जाएंगे, मैं स्टॉप करूँगा एप्लीकेशन तो लॉग शायद जनरेट हो जाएंगे, कोई हिट लग रही है तो, यानी मेरे, देखिए मेरे जो लॉग्स हैं ना, मैं आपको बताऊँ वो ये मेथड है, समझिएगा। मैं अगर खुद से कहीं लॉग करूँगा ना तो मैं इन मेथड में से किसी एक का यूज़ करूँगा, लेकिन ये लॉग्स हैं ना, ये मेरे मेथड वाले लॉग नहीं हैं, ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, ये तो इवन मैं भी नहीं दूंगा, ये तो खुद ही सिस्टम जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है आपको कि आप इसको सही से मेंशन करें। इस पार्ट का, ये जो आप नोट कर रहे हैं ना डॉट और स्लैश, इसका बेसिक मतलब है कि एप्लीकेशन के रूट फोल्डर में ना एक इंटरनल लॉग्स नामी फोल्डर आएगा, और उसमें फाइल्स होंगी। यानी मेरा अगर ये फाइल मैंने मेरी यहाँ बनाई है ना, तो रूट मेरा ये है, इसी के अंदर यहीं पर ही जैसे कंट्रोलर, कस्टम एक्सटेंशन वगैरह के फोल्डर रखे हैं, तो ऐसे ही एक और इसमें फ़ोल्डर आएगा, और उसमें एक फ़ाइल आ जाएगी सिस्टम लॉग डॉट txt के नाम से, सही है। नाउ फिर है हमारा टारगेट का सेक्शन, यानी टारगेट का टैग। ये सेक्शन बेसिकली डिफाइन करता है कि लॉग्स कहाँ आउटपुट होंगे, फाइल पे, कंसोल पे, या डेटाबेस पे, ठीक है। अच्छा, ये भी फाइल है, ये भी चीज़ें जनरेट होंगी, लेकिन इसमें वो है लॉग्स जनरेट होंगे जो मैंने दिए होंगे, और मैं कैसे दे रहा हूँ लॉग्स, मैं अपने
इन मेथड का यूज़ करके दे रहा हूँ लॉग्स। मैं जब भी इन मेथड का यूज़ करूँगा तो वो जो लॉगिंग होगी वो यहाँ कवर अप होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक नेम का आप नोट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट है जिसमें फ़ाइल का नाम आ रहा है, ये एक यूनिक नेम है टारगेट का, और यही फ़ाइल का नाम है, क्योंकि यही मैं नीचे मेंशन भी कर रहा हूँ कि यहाँ देखें आप हाईलाइट भी हो रहा है कि ये इस टारगेट पे मेंशन करो। बेसिकली फ़ाइल का नाम तो ये है, लेकिन ये टारगेट का नाम है, ठीक है। और इसको ही हम आप देख सकते हैं लेटर रूल्स में यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि किस टारगेट पे मेरे मेरे लॉग्स, जो मेरे मेथड वाले लॉग हैं, वो किस टारगेट पे रखने हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि इस नेम में आपने जो नाम दिया और राइट टू में जो नाम दिया वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। फिर आता है आपके पास एक एक्सरसाइज कॉलन टाइप। इसमें आप बताते हैं कि एक फ़ाइल जनरेट होगी। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि टारगेट फाइल बेस्ड लॉगिंग करेगा। फाइल बेस्ड लॉगिंग है बेसिकली, कोई कोई और टाइप की लॉगिंग नहीं है, एक फ़ाइल बनेगी। अगर आप कंसोल पे लॉग करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह फाइल की जगह कंसोल मेंशन कर दें तो लॉगिंग आपके कंसोल पे हो, ठीक है। लेकिन समझिएगा प्रोडक्शन में कंसोल होता नहीं है। प्रोडक्शन में तो चीज़ें डिप्लॉय हो जाती हैं, वो लाइव होती है, वहाँ तो विजुअल स्टूडियो भी नहीं होता। तो अब मुझे कोई ना कोई फाइल या कोई ना कोई डेटाबेस में लॉग स्टोर कराना है ताकि मुझे पता चल सके कि इशू क्या हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर डेटाबेस पे लॉग कराना है तो आपने यहाँ डेटाबेस मेंशन करना है। ऐसे ही एक फ़ाइल नेम है, आप देख सकते हैं पूरा एक फ़ाइल नेम दिया है मैंने। इसका मतलब ये है कि लॉग्स एक फ़ोल्डर लॉग्स के अंदर सेव होंगे, और आप देख सकते हैं डॉलर शॉर्ट डेट जो ये मेंशन किया है मैंने, फ़ाइल का नाम .txt। तो ये पहले डेट आएगी जिसमें ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट होगा, उसके बाद एक अंडरस्कोर आएगा, फिर ये फाइल का नाम आएगा और txt, यानी जब भी फाइल जनरेट होगी तो वो इस नाम से जनरेट होगी। ये नाम एज इट इज़ होगा, ये नाम तो एज इट इज़ होगा, लेकिन ये नाम एज इट इज़ नहीं आएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक डेट पे, जो भी आपके सिस्टम की या जो भी आपके सर्वर की डेट होगी ये उस पर रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली हर एक दिन ना, यानी हर दिन एक नई लॉग फाइल बनेगी। आज के दिन जितनी भी लॉग जनरेट होंगी ना वो सब आज की फाइल पे होंगी, लेकिन जैसे ही अगला दिन होगा डेट चेंज होगी तो अब पुरानी लॉग फाइल जो थी जिस पे सारे लॉग्स हो रहे थे वो तो सिस्टम में रिटेन करेगी, लेकिन अब एक नई लॉग फाइल बन जाएगी और तमाम लॉग्स उसमें जाने शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह से है, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक लेआउट मेंशन करना है। ये डिफाइन करता है लॉग के फॉर्मेट को, आउटपुट कैसा दिखना चाहिए। यानी फाइल है ना, इसमें लॉग जनरेट होंगे तो लॉग्स किस तरह से दिखने चाहिए। तो पहले यानी हर लॉग से पहले एक लॉन्ग डेट आएगी, फिर लॉग का लेवल आएगा, और फिर वो जो मैसेज जो मैंने कस्टम यहाँ इस मेथड में जो भी मैंने मैसेज पास किया हुआ है वो मैसेज रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। यानी हर चीज़ ही रिप्लेस हो रही है यहाँ, तो डॉलर और इंटरपोलेशन टाइप का एक सिंबल यूज़ हो रहा है ये, तो हर चीज़ डॉलर और कर्ली ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर एक्चुअल बड़ी डेट आ जाएगी, यहाँ लॉग का लेवल आ जाएगा, और यहाँ वो मैसेज आ जाएगा जो मैंने मेथड में दिया है। फिर है हमारा ये रूल्स का सेक्शन। ये डिफाइन करता है कि कौन से लॉगर मैसेज किस टारगेट पे जाएंगे। आप मल्टीपल टारगेट्स भी बना सकते हैं, आपको पता है, या मल्टीपल रूल्स भी बना सकते हैं बेसिकली। तो पहले ये समझिए कि नेम स्टार मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब है सभी लॉगर्स को मैच करो। यानी ये आप ऐसे समझिएगा कि लेट सपोज मैंने ये मेथड बनाया है, मैं इन मेथड का यूज़ करूँगा। अब इन मेथड का ना मैं इस प्रोग्राम डॉट सी एस में भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी कोई फ़ोल्डर बना के कोई क्लास बना के उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी जहाँ भी मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा ना, स्टार उनको अलाउ करेगा और उनकी लॉगिंग इनेबल कर देगा। लेकिन लेट सपोज अगर मैं कोई फ़ोल्डर बनाता हूँ तो उसका एक नेम स्पेस बन जाता है, उसमें कोई फाइल बनाता हूँ। अब अगर मैं स्टार की जगह खाली वो नेम स्पेस कर दूँ ना, तो अब ये जितने भी लॉग्स होंगे ना, अब ये सिर्फ उस नेम स्पेस पे काम करेंगे। यानी अगर इन लॉगर को मैं किसी और जगह भी कॉल कराऊंगा ना तो वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार की बजाय कोई स्पेसिफिक नेम स्पेस दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉग पूरी एप्लीकेशन में चलें, यानी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि बस मैंने लॉग लिखा और लॉग हो जाए, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ स्टार दीजिए, आप यहाँ कोई कस्टम नेम स्पेस नहीं दीजिए। यानी नेम एट्रीब्यूट ये बताता है कि किस लॉगर को किस नेम स्पेस या क्लास के मैसेज के इस रूल पे अप्लाई होना है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे प्रोग्राम डॉट सी एस से लॉग करो, होम कंट्रोलर से लॉग करो, या किसी और क्लास से, या किसी और फोल्डर की किसी क्लास से, सभी लॉग्स इस रूल पे अप्लाई होंगे। स्टार की वजह से सारे लॉग सेव होंगे। अगर आप स्टार नहीं देते और अपना स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक नेम स्पेस देंगे, ठीक है। तो वो अब फिर उस स्पेसिफिक नेम स्पेस पे, यानी अभी आप स्टार को मिटा के लेट सपोज आप दे दें माई ऐप डॉट सर्विसेज और डॉट स्टार। माई ऐप डॉट सर्विसेज का मतलब हो गया आपका नेम स्पेस, अंदर डॉट स्टार का मतलब हो गया कि लेट सपोज एक फ़ोल्डर है, जैसे लेट सपोज आप ही समझिए कि मेरा एक प्रोजेक्ट है बेसिक स्कूल सिस्टम्स, इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया कंट्रोलर्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा पहले बेसिक स्कूल सिस्टम, फिर मैं लिखूँगा डॉट कंट्रोलर्स, लेकिन मुझे उस कंट्रोलर्स के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं ना, उन सब क्लासेस पे लॉगिंग एनेबल करनी है। तो फिर मैं बेसिक
स्कूल सिस्टम डॉट कंट्रोलर्स, फिर डॉट स्टार, स्टार तभी मेंशन करना होगा, लेकिन अब स्टार जो है ना सिर्फ इस कंट्रोलर के अंदर जितनी क्लासेस है ना उन सब पे अवेलेबल होगा। यानी अगर कस्टम एक्सटेंशन या किसी और क्लास पे या प्रोग्राम डॉट सी एस पे अगर मैं लॉग इन करने की कोशिश करूँगा तो लॉग वहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे लॉग हर जगह चाहिए, हर जगह, तो इसलिए मैंने जस्ट सिंपल स्टार किया है। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिनिमम लॉग लेवल मैंने यहाँ डिबग दिया है, आप चाहें तो ट्रेस भी दे दें, लेकिन मैं ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ट्रेस टाइप के कोई खुद से ना कोई मेथड बनाया नहीं है। मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन ट्रेस फिर वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी उसमें देनी पड़ती हैं, वो सफिशेंट नहीं है, उसको फिर आप रहने ही दीजिए। जब सिस्टम खुद से लॉग जनरेट कर रहा है तो वो कर ले भाई ट्रेस, ये सॉरी ये तो वो ट्रेस कर ले, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रेस की, मुझे ऐसे कोई ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फेटल या डीबग या इस टाइप के लेवल सिर्फ कवर अप करूँगा, मेरे लिए वही सफिशेंट है काफ़ी। और राइट टू लॉग फाइल, ये स्पेसिफाई करता है कि लॉग से लॉग फाइल टारगेट में जाएंगे, इस टारगेट में जाएंगे, ये रहा ये टारगेट। और इस टारगेट में पता चल रहा है कि भाई ये लॉग्स जो जनरेट हो रही हैं ये एक फ़ाइल टाइप की होंगी, उस फाइल का नाम कुछ ऐसा होगा, और उसमें जो भी अंदर मैसेज आएंगे वो इस फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है ना। यानी राइट टू में जो आप नाम दे रहे हैं वो आपके टारगेट का नेम है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आप मल्टीपल टारगेट्स डिफाइन करते हो जैसे कंसोल और फाइल दोनों, तो वो भी आप लिख सकते हो। यानी मैं एक और टारगेट अगर मैं मेंशन करना चाहूँ यहाँ पर, लेट सपोज मेरा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये इस टारगेट का नाम लॉग फाइल था। अब जो टारगेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसका नाम आप सी एस दे दें, और इस टारगेट से जो भी लॉग्स क्रिएट होंगे वो किस तरह के लॉग होंगे, देखें ऊपर वाले टारगेट से जो भी लॉग क्रिएट हो रहे हैं वो एक फाइल टाइप के होंगे, नीचे मैं चाहता हूँ कि वो एक कंसोल टाइप में, यानी वो फाइल में सेव ना हो, वो कंसोल में सेव हो। तो आप मेंशन कर देंगे यहाँ कंसोल सिंपल। ये मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट मीन्स मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। ऐसे ही आप मल्टीपल रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी एक डीबग के लिए चल रहा है, लेट सपोज आप एक एक्स्ट्रा बना लें, उसके भी होंगे, बस उसका आप लॉग लेवल चेंज कर दें, आप बाउंड कर दें, और फिर आपको इसके टारगेट का नेम देना सी एस। तो इट मीन्स अब मैं जब भी लॉक करूँगा तो वो दो टारगेट पे जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इस कॉन्फ़िग फाइल में दी है। एक टारगेट जाएगा डीबग के लिए, यानी डीबग और डीबग से बड़े जितने भी लेवल्स होंगे वो सब जाएंगे यहाँ पर, और वांड से बड़े जितने भी लेवल्स होंगे वो सब जाएंगे इस टारगेट पे, वो कंसोल पे आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ये हटा देता हूँ। मैं जैसे आपको दिखाना चाह रहा था कि आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, रूल्स भी और टारगेट्स भी। एन लॉग बेसिकली मेरा ये बताता है कि ग्लोबल सेटिंग्स जैसे ऑटो रीलोड, इंटरनल लॉग्स वगैरह कहाँ जाएंगे, इसमें ऑटो रीलोड भी हो रहा है, इंटरनल लॉग भी हो रहा है, वगैरह वगैरह सिस्टम के लॉग जाएंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो एन लॉग तो ये बताता है। टारगेट ये बताता है कि मेरे अपने कस्टम लॉग जो मैंने मेथड बनाए वो कहाँ सेव होंगे, फाइल में भी सेव हो सकते हैं, कंसोल में भी सेव हो सकते हैं, डेटाबेस में भी सेव हो सकते हैं। रूल्स ये बताता है कि कौन से टारगेट यूज़ करने हैं। रूल्स के अंदर आप टारगेट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि किस तरह के लॉक के लिए मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, और वो कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, वो सब सारे नेम स्पेसिस पे अप्लाई होंगे, और कहाँ राइट होंगे, क्या टारगेट है बेसिकली, वो आपको टारगेट मेंशन करना है यहाँ। तो हर प्रॉपर्टी का यूज़ है लॉग लेवल कंट्रोल करना, फाइल पार्ट डिसाइड करना, और लेआउट फॉर्मेट सेट करना। तो दोस्तों इस तरह हमने कस्टम लॉगिंग सर्विस इंप्लीमेंट की है जो फ्लेक्सिबल भी है और प्रोडक्शन रेडी भी है। लॉगिंग का सही इस्तेमाल आपके एप्लीकेशन को मेंटेनेबल और डीबग फ्रेंडली बनाता है, लेकिन अभी हमारा ये कोड ना काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रॉपर नहीं है। तो इसको वर्किंग ऑर्डर में लाने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और करनी पड़ेंगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखेंगे कि इसको कैसे कैसे और अच्छे से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और फिर ये कोड हमारा अच्छा परफॉर्म भी करने लगेगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन इसका सही यूजेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।